हाय एवरीवन, आई एम प्रीति एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो। जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू। तो आज का वीडियो है कुछ ऐसे लॉज के बारे में जिसको समझ के, जिसको फॉलो करके या जिसको अंडरस्टैंड करके हम हमारी लाइफ में काफी हद तक पॉजिटिव थॉट्स ला पाएंगे। हमारी जो बैड हैबिट्स होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको काफी हद तक हम रिमूव भी कर सकते हैं। जो उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हमारा दिमाग हमें कॉन्स्टेंटली ये करने के लिए क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन भी आपको समझ आएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट लॉ इज पार्किंसंस लॉ एंड आई नो ये चीज हम सब ने फेस की है, ये हमारे डेली लाइफ में होता है, हर किसी के साथ होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमारे एग्जाम के एक रात पहले जितना पढ़ पाते हैं ना, उतना शायद हम पूरे अपने मंथ में नहीं पढ़ पाते। हमने उतना, कोई तो पूरे साल में इतना नहीं पढ़ पाता होगा जितना वो एग्जाम के एक रात पहले पढ़ लेता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कोई काम 1 घंटे में पूरा हो सकता था, उस काम को पूरा करने के लिए हम पूरा दिन लगा रहे हैं। हैव यू एवर फेल्ट दिस? यस, आई नो, ये हम सबके साथ होता है। सो दिस इज व्हाट पार्किंसंस लॉ इज ऑल अबाउट। इस लॉ के मुताबिक वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी काम को पूरा करने में उतना ज्यादा टाइम लगाएंगे जितना ज्यादा टाइम हमें मिल जाता है, जितना टाइम हमें दिया जाता है। इन 1955 ब्रिटिश हिस्टोरियन पार्किंसन हैज टॉक अबाउट दिस लॉ। सोचो, हम कॉलेज में और हमारे प्रोफेसर ने हमें किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए बस 1 दिन दिया है। वो हम पूरा दिन रात मेहनत करके, कुछ भी रिसर्च करके, कुछ भी करके हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं अगर हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 15 दिन दिए जाते हैं तो पहले 10 दिन हम शायद कुछ नहीं करेंगे। जो मेरे जैसे बच्चे होंगे वो तो कुछ नहीं ही करेंगे। बाकी के 5 दिन जो बचेंगे उसमें शायद हम 1-2 दिन कुछ रिसर्च करेंगे, 1-2 दिन शायद कुछ सोचने में लगा देंगे, और बाकी का जब 1 दिन बचेगा तो उसमें हम इतना पैनिक हो जाएंगे, चाहे हम थके हो, चाहे हमारी कोई भी हालत हो, लेकिन वो हम कुछ भी करके वो पूरा करेंगे। अगर वो अच्छा स्टूडेंट है, अगर उसको पढ़ी है, उसकी स्टडी की, तो वो पूरा करेगा, बाकी तो वो ऐसे ही चला जाएगा। बट द थिंग इज, हमारे माइंड को जो टास्क दिया जाता है ना, वो पूरा डेडलाइन पे बेस होता है। अगर हमारे पास कोई डेडलाइन है ही नहीं, हमारे पास वक्त ही वक्त है ना, तो शायद हम उस काम को कभी पूरा करेंगे ही नहीं। तभी शायद कुछ लोग कहते हैं कि मैं अंडर प्रेशर बहुत ही अच्छे से काम कर पाता हूँ, मैं कुछ ज्यादा काम कर पाता हूँ। बट द रियलिटी इज, अंडर प्रेशर हमारा वर्क बेटर नहीं होता है। वी आर जस्ट अंडर फोर्स टू इग्नोर ऑल द डिस्ट्रैक्शन। हमें बहुत फोर्सफुली उस काम पे फोकस करना पड़ता है, बिकॉज वी नो कि हमें ये काम इतने टाइम में पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम कुछ भी डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, हम उन सबको इग्नोर करेंगे। दैट इज व्हाई वी कैन कंप्लीट दैट टास्क बिफोर द डेडलाइन। बट अगर हमारे पास वो डेडलाइन होगी ही नहीं तो शायद हम वो काम कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाट ह्यूमन माइंड। जब हम बहुत ही अंडर प्रेशर होते हैं, जब हमारे पास डेडलाइन होती है, तो हमारे अंदर का एड्रेनालिन हार्मोन हमें उस काम को पूरा करने के लिए प्रिपेयर करता है, फोर्स करता है। बट जब हमारे पास कोई भी डेडलाइन नहीं होती है तो हमारे अंदर का डोपामाइन सिस्टम हमें एंटरटेनमेंट की तरफ खींच के ले जाता है। हमें अक्सर ऐसा मन होता है कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, इतने टाइम में तो हम ये कर सकते हैं, हम मूवी देख लेंगे, हम खेलने जाएंगे, हम बहुत सारा अलग अलग काम कर सकते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास। दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस थिंग। और ये लॉ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपना कोई भी काम बहुत ही जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वर्क की क्वालिटी भी डाउन हो सकती है। सो मेक श्योर कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, बट आपका वर्क अंडर क्वालिटी भी ना हो। आपके वर्क की क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए, बट आपको इतना इनफ टाइम जरूर लेना चाहिए कि जिसमें आप अपने वर्क की क्वालिटी मेंटेन रख पाओ, क्वालिटी को गिरने मत दो। सेकेंड नंबर पे है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। दिस लॉ रिप्रेजेंट्स दैट एक लिमिट के बाद ज्यादा मेहनत ज्यादा रिजल्ट नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो इन योर फर्स्ट आवर ऑफ रीडिंग आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, और आप भी बहुत ही ज्यादा फ्रेश होंगे। उसी की वजह से वो आपका पहला आवर है वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा चीजें स्टोर कर पाएगी अपने अंदर। वहीं आपके पढ़ाई का दूसरा या तीसरा घंटा होगा तो उसमें आप थोड़ी सी थकान महसूस करोगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ याद नहीं कर पाओगे, बट इन कंपेयर टू फर्स्ट आवर आपका दूसरा या तीसरा घंटा इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। आप थोड़ी सी थकान महसूस करोगे, आप थोड़ी सी कम चीजें याद रख पाओगे, और आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वहीं आप पढ़ते जब आप 8वें या 9वें घंटे में आते हो, जब आप अपने लास्ट आवर्स में पहुंचते हो, तो आपका दिमाग टोटली थक चुका होता है। आपकी मेमोरी की कैपेसिटी उस दिन के लिए स्टोर करने की पूरी खत्म हो चुकी होती है। बट फिर भी अगर आप उस टाइम पे बस पढ़े जाओगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं
रहेगा, क्योंकि आपकी मेमोरी उस टाइम पे एक्टिव नहीं होगी, ना ही आप फ्रेश होंगे, आप बहुत ही ज्यादा थके हुए होंगे, आपकी मेमोरी कुछ चीजें स्टोर नहीं कर पाएगी, और अगर कर भी लेगी तो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी होगी। वो चीजें जब टाइम आने पर आपको याद करनी होगी तो आपको बिल्कुल याद नहीं आएगी। सो द रिजल्ट इज, आपने तो अपनी पूरी मेहनत कर ली, आप जितनी पहले घंटे में मेहनत कर रहे थे उतनी मेहनत ही आपने लास्ट आवर्स में की है, लेकिन फिर भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपका ब्रेन थक चुका है। सो दिस लॉ रिप्रेजेंट कि हार्ड वर्क इज नॉट द ओनली वे टू अचीव समथिंग, यू हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क टू। और स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेहनत कम करनी है, बट स्मार्ट वर्क इज समथिंग कि आपको मेहनत के साथ साथ अपने हेल्थ का सोचना है, आपको आराम करना है। आराम करने के बाद जब आप फिर से काम करना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, तो आपकी मेमोरी फिर से पावरफुल और एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से आप चीजें फिर से अच्छे से याद कर पाओगे। तो स्मार्ट वर्क इज नॉट समथिंग कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत आपको करनी है, बट मेहनत के साथ साथ आपको अपने ब्रेन, अपने माइंड की कंडीशन भी समझनी है, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी और उसका पावर भी समझना है। दिस इज व्हाट दिस लॉ इज ऑल अबाउट। उसके बाद जो लॉ आता है वो है किडलिंग्स लॉ। आई नो आप में से कई लोगों ने इस लॉ के बारे में सुना होगा। दिस लॉ सेज दैट इफ यू कैन राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स क्लियरली, योर प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली, स्पष्ट शब्दों में कहीं पे लिख सकते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स उसी वक्त आधी खत्म हो जाती है। आई नो दिस साउंड सो सिली बट लेट्स अंडरस्टैंड इट। किडलिंग्स लॉ कहता है कि अक्सर इंसान प्रॉब्लम से नहीं, लेकिन उस प्रॉब्लम के पीछे की अनक्लियर थिंकिंग से परेशान होता है। अब ये लॉ वर्क कैसे करता है? देखो, हमारा दिमाग ना कभी एक चीज पे तो टिक ही नहीं सकता है, ये सबको पता है। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली अलग अलग बहुत सारी चीजों को थिंक करता है, बट द प्रॉब्लम इज हमारा दिमाग उन सारी चीजों को सही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, एंड द रिजल्ट इज अनक्लियर थिंकिंग। बट उसी टाइम तुम जिस थॉट से परेशान हो रहे हो, उस चीजों को तुम नोट डाउन करोगे, तुम उसको लिखोगे, तो तुम्हें उस चीज की क्लैरिफिकेशन मिलेगी, तुम उस चीज को एनालिसिस कर पाओगे बहुत अच्छे से। कुछ चीजों को नोट डाउन करने से, राइट डाउन करने से वो इमोशनल जो थॉट्स होते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे, लॉजिकल थॉट्स होते हैं, रैशनल थॉट्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग के दो हिस्से वर्क करते हैं। उसमें जो पहला होता है वो इमोशनल ब्रेन, वो अक्सर ओवरथिंक करता है, डरता है, तुम्हें रात को सोने नहीं देता है, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। बट वही जो तुम्हारा रैशनल ब्रेन होगा, जो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन होगा, वो उन्हीं चीजों को लॉजिकली सोचेगा। बट ये तभी होगा जब तुम्हारे अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को लेके क्लैरिफिकेशन होगी, और नोट डाउन करने से ये क्लैरिफिकेशन आती है, और उसी चीज से तुम्हारा जो ये लॉजिकल ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है। नोट डाउन करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही नोट डाउन करनी है, तुम्हें उसमें ये भी सोचना है कि ये प्रॉब्लम का कॉज क्या है, उससे पहले क्या क्या चीजें हुई है, उसकी वजह जो भी तुम्हें लगती है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी वजह हो ही, बट तुम्हें जो भी लगती है तुम्हें वो नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को लगता है कि वो अब जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट? दिस इज जस्ट अ फीलिंग। उसको ये फीलिंग आई है, अब ये क्यों आई, तो वो नोट डाउन करेगा कि उसके पिछले सेमेस्टर में मार्क्स कम आए थे, वो बस 2 घंटे ही पढ़ाई करता है, वो 6 घंटे फोन चलाता है, उसका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है। ये सारे कॉज उसे लगते हैं। उसके दिमाग में जब ये फीलिंग आई कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, उससे पहले ये सारी चीजें हो चुकी थी, तो वो उसको नोट डाउन करेगा। अब ये नोट डाउन करने से उसे पता चलेगा व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉब्लम। उसे पता चलेगा कि उसे मैथ्स में ज्यादा हार्डवर्क करना है, उसे फोन कम चलाना है, उसे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना है। समझ आया? उसे सॉल्यूशन ढूंढने का एक क्लियर पाथ मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी उसका क्लैरिफिकेशन आ गया, क्योंकि उसने नोट डाउन किया। उसे पता चला कि हाँ, ये सारे रीजंस थे, और इसे ठीक करने से शायद उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो कम हो सकती है। ये जो पॉसिबिलिटी होती है ना प्रॉब्लम कम होने की, वही हमारे अंदर का आधा बोझ कम कर देती है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम कोई रिलेशन में हो, अगर कोई लड़की ने ये सोचा कि अब तो मेरा रिलेशन बर्बाद हो गया, अब तो ये खत्म हो गया, बट उससे पहले क्या क्या हुआ था, तुम्हारे रिलेशन में थोड़े दिनों पहले क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या चीजें हुई है, वो सब नोट डाउन करो। अब वो लिखे कि उन दिनों के बीच में 15-20 दिनों से ठीक से बात ही नहीं की, वो दोनों एक दूसरे की बात सही से सुनते ही नहीं है, वो लोग एक दूसरे को अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में कुछ शेयर ही नहीं करते। तब उसे पता चलेगा कि द प्रॉब्लम वाज नॉट द रिलेशन, द प्रॉब्लम वाज दे बोथ डोंट नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट। उनका जो प्रॉब्लम था वो एक पुअर कम्युनिकेशन था, वो लोग सही से कम्युनिकेट नहीं करते थे, इसीलिए वो लड़की को ऐसा ख्याल आया कि अब उसका रिश्ता खत्म हो गया है, तो अब वो अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करके रिश्ता बचा सकते। तो ये लिखने से उसके दिमाग में क्लियर पाथ बनेगा, उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम होगी उसको लेके क्लैरिफिकेशन आएगी, और उससे वो करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। वो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच पाएगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी, जो वो सोच रही थी वो तो थी ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब बातें सिर्फ हमारे दिमाग में होती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा अनक्लियर होती है, और बहुत ज्यादा स्कैरी होती है, बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है। हम शायद इतना सोच लेते हैं ना जितना वो एक्चुअल में होता ही नहीं है।
जब तक थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं ना, वो एक फोग जैसी होती है, एक धुंध जैसी होती है, और जब वो एक पेपर पे आते हैं ना, जब तुम उसको नोट डाउन करते हो, जब तुम उसको लिखते हो ना, वो एक मैप जैसी बन जाती है, वो एक नक्शा बन जाती है। और धुंध में कभी रास्ता नहीं दिखता, नक्शे में रास्ता दिखता है। दैट इज वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। आई नो लिखने से डायरेक्ट प्रॉब्लम वैनिश नहीं हो जाती, सिर्फ लिख देने से प्रॉब्लम गायब नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, बट यू विल गेट पॉजिटिव एनर्जी, यू विल गेट पॉजिटिव थिंकिंग। शायद तुम्हें आइडिया मिलेगा कि जिस चीज को तुम अपने दिमाग में इतनी बड़ी बना रहे थे, वो इतनी बड़ी थी ही नहीं। This is how applying Kitlin's law in your life can improve your problem solving quality. आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट ला पाओगे, आप किसी भी प्रॉब्लम से पीछे हटने की जगह, उसे डरने की जगह उसके सॉल्यूशंस लाने में फोकस करोगे, और लिख देने से आपका जो डर होगा उस प्रॉब्लम को लेके, वो आधा चला जाएगा। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा है, तो जस्ट डू इट। एक बार बस आप इस चीज को ट्राई करो, और ऐसा नहीं कि करने से डायरेक्ट ही हो जाएगा, आपको उस पर बिलीव करना है, एंड ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक मी लेटर। सो दिस इज व्हाट टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट। मैं और अच्छे लाइफ इंप्रूविंग लॉज रिसर्च करूंगी और उस पर और एक वीडियो बनाऊंगी, बट तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।